हेलो गाइज, हम लोग क्लास 9th जो है तो पढ़ रहे थे बल तथा गति के नियम। और इसका जो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब ये सेकंड पार्ट है। 8.3 से अपने को पढ़ना था। चलिए स्टार्ट करते हैं। जड़त्व तथा द्रव्यमान। अभी तक दिए सभी उदाहरणों और गतिविधियों से ज्ञात होता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। यानी कि जो गति हो रही है उसमें क्या करता है, जब उसमें कोई चेंजेस होता है तो उसका क्या होता है, विरोध होता है। तब क्या होता है, इंसान क्या है, झटके से उसमें क्या हो जाता है, मूवमेंट होता है। जिस प्रकार से अपन बस में जो बैठे रहते हो, किसका उदाहरण है, आपका जड़त्व का उदाहरण है। वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। वस्तु का यह गुण उसका जड़त्व कहलाता है। क्या सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है? आप जानते हैं कि पुस्तकों से भरे बक्से को धक्का देने की अपेक्षा खाली बक्से को धक्का देना आसान होता है। उसी प्रकार हम एक फुटबॉल को किक लगाते हैं तो वह दूरी चली जाती है, जबकि अगर हम उतने ही बल से किसी उतने ही बड़े पत्थर पर किक लगाएं तो हो सकता है कि वह खिसके भी नहीं। हो सकता है कि ऐसा करते समय हमें चोट लग जाए, क्योंकि जो वस्तु जितनी ही बड़ी होगी उसका द्रव्यमान उतना ही ज़्यादा होगा। जब द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो उसका जड़त्व भी ज़्यादा होगा। क्रियाकलाप 8.2 में हम 5 रुपए के सिक्के के स्थान पर यदि कम द्रव्यमान के सिक्के का प्रयोग करते हैं तो हम पाते हैं कि उसी क्रिया को करने में हमें कम बल की आवश्यकता होती है। यानी कि अपन जो देखे थे ना, गिलास के ऊपर 5 रुपीज़ के जो कॉइन रखते हैं और उसमें क्या करते हैं, ऐसे उंगली से उस गत्ते को मारते हैं तो सिक्का उसी गिलास में गिर जाता है और गत्ता आगे बढ़ जाता है। इसी प्रकार अगर 2 की जगह में हम 1 का सिक्का रखें तो क्या हो जाएगा, उसमें कम बल लगेगा, कम बल की आवश्यकता होगी, क्योंकि उसका द्रव्यमान कम है तो उसमें जड़त्व तो कम होगा। एक ठेला गाड़ी को चलाने के लिए जितने बल की आवश्यकता होती है उतना बल यदि किसी रेलगाड़ी पर लगाया जाए तो उसकी गति में न के बराबर परिवर्तन होगा, क्योंकि रेलगाड़ी का वेट कितना है, द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है। इसलिए क्योंकि ठेला गाड़ी की तुलना में रेलगाड़ी अपने गति में कम परिवर्तन चाहती है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेलगाड़ी का जड़त्व ठेला गाड़ी से अधिक है। जड़त्व इसलिए अधिक है क्योंकि उसका द्रव्यमान ज़्यादा है। जिसका जितना कम द्रव्यमान रहेगा उसका उतना ही कम जड़त्व रहेगा। इससे स्पष्ट है कि भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है। मात्रात्मक रूप से किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान से मापा जाता है। अतः हम जड़त्व और द्रव्यमान को निम्न रूप में परिभाषित कर सकते हैं। किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन है। यानी कि जड़त्व क्या है, इसका प्राकृतिक नेचर है, मतलब ये नेचुरल जो है तो इसकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये विराम या गति अवस्था में क्या करता है, परिवर्तन करती है, परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब जैसे कोई वस्तु रखी है, अगर उसे हटाया जाएगा तो उसमें क्या होगा, जितने द्रव्यमान के साथ वो रखा उससे ज़्यादा उसमें ताकत लगाना होगा, बल लगाना होगा, तब क्या होगी, उसमें उसके गति में परिवर्तन होगी। अगर उसमें कम उसमें गति कम बल लगाएंगे तो क्या होगा, वो जैसा है वो अपने जड़त्व के कारण क्या हो रहेगा, स्थायी रहेगा। इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, तो उसका जड़त्व का क्या है, उसका माप है। अब ये क्वेश्चन तो बाद में कराऊंगा, सबसे पहले तो यही है कि आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर हो। गति का द्वितीय नियम। गति का प्रथम नियम यह बताता है कि जब कोई असंतुलित बाह्य बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, अर्थात वस्तु त्वरण प्राप्त करती है। अब हम देखेंगे कि किसी वस्तु का त्वरण उस पर लगाए गए बल पर कैसे निर्भर होता है। यानी कि जब गति का प्रथम नियम क्या कहता है कि जब कोई असंतुलित बाह्य बल किसी वस्तु पर कार्य करता है, मतलब क्योंकि अगर संतुलित बल रहेगी तो वस्तु क्या रहेगी, स्थायी रहेगी, लेकिन अगर उसमें संतुलित बल लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, उसके वेग में परिवर्तन होगा, अर्थात वस्तु त्वरण प्राप्त करेगी। और जब वेग में परिवर्तन होता है वस्तु के तो उसे क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि किसी वस्तु का त्वरण उस पर लगाए गए बल पर कैसे निर्भर होता है तथा उस बल को हम कैसे मापते हैं। आइए कुछ दैनिक अनुभवों का अध्ययन करें। टेबल टेनिस खेलने के दौरान यदि गेंद किसी खिलाड़ी के शरीर से टकराती है तो वह घायल नहीं होता। गति से आती हुई क्रिकेट की गेंद किसी दर्शक को लगने के बाद उसे घायल कर सकती है।
सड़क के किनारे खड़े किसी ट्रक से कोई दुर्घटना नहीं होती, परंतु 5 मीटर पर सेकंड जैसी कम गति से चलते हुए ट्रक के टक्कर रास्ते में खड़े किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है। एक छोटे द्रव्यमान की वस्तु जैसे गोली को अगर बंदूक से तीव्र वेग से छोड़ा जाए तो वह भी किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है। इससे पता चलता है कि वस्तु के द्वारा उत्पन्न प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग पर निर्भर करता है। यानी कि जो वस्तु का उत्पन्न प्रभाव है, यानी कि जो इफेक्ट डालता है किसी के ऊपर भी, वो किस कारण से करता इफेक्ट डालता है, क्योंकि उसके द्रव्यमान जो उसका वेट है उसके ऊपर और जो उसका वेग है उसके ऊपर ये निर्भर करता है। इसी प्रकार यदि किसी वस्तु को त्वरित किया जाता है तो अधिक वेग प्राप्त करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। यानी कि जब त्वरित अवस्था में लाया जाएगा किसी वस्तु को तो उसमें क्या होगा, जब ज़्यादा वेग मतलब अधिक वेग प्राप्त करना होगा तो उसमें अधिक बल की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग से संबंधित एक महत्वपूर्ण राशि होती है। संवेग नामक इस राशि को न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। किसी वस्तु का संवेग p उसके द्रव्यमान m और वेग v के गुणनफल से परिभाषित किया जाता है। यानी कि संवेग को किससे डिनोट करते हैं, आपके p से, द्रव्यमान को m से और वेग को v से। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv हो जाएगा। संवेग का ये क्या है, फार्मूला है। मतलब इसको ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। संवेग में क्योंकि जब सवाल आएंगे तो ये आपको काम में आएंगे, क्योंकि सवाल जो हो तो बिना आपके फार्मूला के सवाल कोई भी सॉल्व नहीं होते हैं। संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। मतलब जो संवेग होता है उसमें क्या होता है, परिमाण और दिशा होता है। और आपके त्वरण में क्या होता है, आप उसमें वेग जो गति करता है उसमें क्या होता है, परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी ही क्या है आपका एक्सीलरेशन है। यानी कि वेग में परिवर्तन के दर को ही क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। और संवेग को देखिए, संवेग में क्या होता है, संवेग में परिमाण होता है और दिशा दोनों होते हैं, और इसकी दिशा वही होती है जो वेग v की होती है। संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। इसे भी नोट करिए कि त्वरण का आपका क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और इसका आपका संवेग का इकाई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। चूँकि किसी असंतुलित बल के प्रयोग से उस वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, इसीलिए यह कहा जा सकता है कि बल ही संवेग को भी परिवर्तित करता है। यानी कि संवेग को परिवर्तन कौन करेगा, बल करेगा। एक ऐसी अवस्था के बारे में विचार करें जिसमें रखाव बैटरी वाली एक कार को सीधी सड़क पर 1 मीटर पर सेकंड की गति प्रदान करने के लिए धक्का दिया जाता है। यानी कि गति और चाल को किससे, मीटर पर सेकंड से डिनोट करते हैं। ये इसके क्या है, मात्रक है, जिनको नोट करते जाइएगा ज़रूर। 1 नंबर का क्वेश्चन है, मान के चलिए इसमें से है। जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए भी, जो नहीं करते हैं उनके लिए भी। गति प्रदान करने के लिए धक्का दिया जाता है जो कि उसके इंजन को स्टार्ट करने के लिए पर्याप्त है। यदि एक या दो व्यक्ति इसे अचानक धक्का देते हैं तो भी यह स्टार्ट नहीं होती, लेकिन कुछ समय तक लगातार धक्का देने से कार उस गति पर आ जाती है। इससे स्पष्ट है कि कार के संवेग में परिवर्तन केवल बल के परिमाण से नहीं होता है, बल्कि उस समय से है जितने समय तक उस पर बल लगाया जाता है। इससे यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन लाने में लगने वाला बल उसकी उस समय दर पर निर्भर करता है जिसमें कि संवेग में परिवर्तन होता है। गति का द्वितीय नियम यह बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है। मतलब द्वितीय गति का दूसरा नियम क्या कहता है कि जब कोई वस्तु है और उसके संवेग में क्या होता है, परिवर्तन की दर उस पर लगाने वाले असंतुलित बल, यानी कि जब कोई वस्तु रखा और उसमें परिवर्तन लाने के लिए क्या करेंगे, असंतुलित बल लगाएंगे, क्योंकि संतुलित में तो जड़त्व के कारण क्या रहेगा, स्थायी रहेगा। संतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है। गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना करना। माना कि द्रव्यमान क्या है, m है, कोई वस्तु क्या है, u, प्रारंभिक वेग से सीधी रेखा में चल रही है।
समय क्या है, टी समय तक एक निश्चित बल F लगाने पर उस वस्तु का वेग v हो जाता है, तब इसका प्रारंभिक और अंतिम संवेग क्रमशः p1 = mu और p2 = mv होंगे। संवेग में परिवर्तन यानी कि p1 p2 क्या है, आपके संवेग हैं, और m क्या है, द्रव्यमान है, u क्या है, प्रारंभिक वेग है, v क्या है, आपका अंतिम वेग है, अंतिम वेग। फिर क्या है, क्या बोला, ये परिवर्तन जो होता है संवेग में उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। अब ये जो चिन्ह लगा है किसका लगा है, समानुपाती का चिन्ह लगा है। तो संवेग में परिवर्तन को किससे डिनोट करते हैं, समानुपाती से। तो समानुपाती P2 - P1 यानी कि जो ये P2 - P1 क्या है, आपका संवेग हो गया। फिर MV - MU, क्योंकि इनिशियल अपन पढ़े थे ना, उसमें इनिशियल और फाइनल जो है तो वेग, और माइनस जो होता है आपको इनिशियल वेग बटे टी, जो मोशन वाले में पढ़े थे। उसी प्रकार पहले क्या लिए, भी को लिए, एम भी - MU हो गया। अब समानुपाती m × v - u हो गया, यानी कि m को क्या कर लिए, द्रव्यमान को कॉमन ले लेते हैं, इंटू v - u कर दिए। अब संवेग में परिवर्तन की दर समानुपाती जो है तो m × v - u/t, जो मोशन वाले में पढ़े थे अपन फार्मूला में, तो आप लोगों को बोले थे फार्मूला भी लिख के हम उसमें डाल दिए थे शॉर्ट्स में कि आप लोग देख लीजिएगा। यह लगाया गया बल क्या है, F अनुक्रमानुपात m × v - u/t है। v जो है तो आपका फाइनल वेग है, और u जो है तो आपका इनिशियल वेग है, और अपन क्या है, t समय है। ये तो अपन मोशन में भी पढ़े थे, इसलिए आप लोगों को याद रहना चाहिए कि जो उसमें पढ़े थे, एक्सीलरेशन त्वरण बराबर v - u/t होता है। और इसमें संवेग है तो संवेग में p ले लिए है, और यहाँ क्या हो गया, m द्रव्यमान ले लिए। फिर इसके बाद F = के क्या है, एक, देखिए समानुपाती हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, k एक नियतांक है, k हो गया, और m × v - u/t हो गया। फिर क्या हो गया, = k ma हो गया, क्योंकि एक जगह में v - u/t त्वरण पढ़े थे ना, a = v - u/t, इसलिए v - u की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। और k क्या है आपका, जो ये समानुपाती है उसके जो नियतांक है k, क्योंकि समानुपाती जब हटाते हैं, F क्या है आपका बल है, और k क्या है आपका नियतांक है जो समानुपाती हटाते हैं, m क्या है आपका द्रव्यमान है, v क्या है फाइनल वेग है, u क्या है आपका इनिशियल वेग है, बटे क्या हो गया, समय हो गया। अब क्या आ गया इसमें से, KMA, इसको सॉल्व करने पर जो v - u/t है इसे क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। m आपका द्रव्यमान हो गया, k आपका नियतांक हो गया, तो क्या आ गया आपका, F = KMA आ गया। यहाँ a अनुक्रमानुपात = v - u/t वेग में परिवर्तन की दर अर्थात त्वरण है। देखिए ये लिखा है ना, त्वरण है, आपको पहले ही जब आप मोशन में पढ़े थे, इसीलिए गाइज हर यूनिट को आप लोग ध्यान से पढ़ा करिए, तब आपको उसी से रिलेटेड नेक्स्ट यूनिट रहती है, तो पढ़ने में क्या होता है, अपने को सुविधा होती है। इसीलिए जो है तो किसी भी यूनिट को आप लोग ना छोड़ा करें, और ये ना सोचे कि थ्योरी आवश्यकता नहीं है। जब अपन थ्योरी पढ़ते हैं तभी आपको क्या है, क्वेश्चन आंसर, अगर अपन ये सोचते नहीं क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लें बस हो गए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहले आपको थ्योरी पढ़ना होगा, इसके बाद जो है तो आप चैप्टर वाइज चैप्टर फास्ट करके पढ़िए, 1 बार 2 बार 3 बार, जितने बार में समझ में आए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करिए, तो आपको 2 ही बार में क्वेश्चन आंसर सब समझ में आ जाएगा। के क्या है, एक अनुपातिकता स्थिरांक है। द्रव्यमान और त्वरण के SI मात्रक क्या है, kg और मीटर/सेकंड स्क्वायर है। अब देखिए इसको नोट कर लीजिए आप, कि जो द्रव्यमान है उसका क्या है मात्रक, kg है, यानी कि किलोग्राम में, और आपका त्वरण का क्या है, मीटर/सेकंड स्क्वायर है, अभी ही बताए हैं। संवेग का देखिए क्या है, किलोग्राम मीटर/सेकंड है संवेग का, इसलिए इनको क्या है आप नोट कर लीजिए। इनके जो SI मात्रक होते हैं तो ये भी पूछे जाते हैं। हम बल का मात्रक इस प्रकार लेते हैं कि स्थिरांक k का मान 1 हो जाता है, और इस इकाई बल को उस मात्रा के रूप में परिभाषित करते हैं। 1 kg द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है, अर्थात एक इकाई बल बराबर 1 kg × 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार k का मान 1 हो जाता है। समीकरण से F बराबर ma क्या होता है, अपने को बल का जो है तो फार्मूला प्राप्त हो जाता है। अब आपका एक क्वेश्चन बनता है कि आपको जो बल का है फार्मूला कहाँ से मिलता है, तो गति का जो दूसरा नियम है उससे क्या मिलता है, आपका
बल का फार्मूला मिलता है। बल का फार्मूला आपका क्या है, F=ma है। m द्रव्यमान है, a क्या है, त्वरण है। बल का मात्रक जो है तो kg यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब देखिए बल का मात्रक क्या है आपका, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसे न्यूटन आइजैक या न्यूटन के नाम पर भी कहते हैं, जिसे n द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी कैपिटल N द्वारा क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। गति के द्वितीय नियम से हमें किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने की विधि मिलती है। बल को उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण तथा वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल से प्राप्त किया जाता है। यानी कि जो बल उत्पन्न होता है, बल को उस वस्तु से उत्पन्न त्वरण, जो त्वरण उत्पन्न होता है, तथा वस्तु के द्रव्यमान के, यानी कि ma है ना, इसीलिए वस्तु के द्रव्यमान के क्या है, गुणनफल से प्राप्त किया जाता है। यानी F=ma है। m क्या हो गया आपका, द्रव्यमान हो गया, और a क्या हो गया आपका, त्वरण हो गया। तो बल क्या है, गुणनफल से प्राप्त होता है, यानी कि m×a हो जाएगा। गति के द्वितीय नियम का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में प्रायः देखते हैं। क्या आपने क्रिकेट मैच के दौरान मैदान में क्षेत्र रक्षक को तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ को पीछे की ओर खींचते देखा है? देखिए, आप जब क्रिकेट देखते होंगे ना, तो खिलाड़ी लोग क्या करते हैं, अपना हैंड, जब बॉल आती है उनके हाथ में, तो क्या करते हैं, अपना हाथ को पीछे की ओर खींच लेते हैं। क्यों? क्योंकि जितना डिस्टेंस बढ़ेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, वेग कम हो जाएगा और हाथ में चोट नहीं लगेगी। इसीलिए जो है तो खिलाड़ी अपने हैंड को क्या करते हैं, पीछे की ओर अपना हाथ खींचते हैं। इस प्रकार से क्षेत्र रक्षक गेंद के वेग को शून्य करने में अधिक समय लगाता है। इस प्रकार गेंद में संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है। जो उसके संवेग है, जो उसका वेग है, उसमें क्या हो जाता है, परिवर्तन थोड़ा कम होने लगता है। इस कारण तेज गति से आ रही गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है। अगर गेंद को अचानक रोका जाता है तो तीव्र गति से आ रही गेंद का वेग बहुत कम समय में शून्य होता है। यानी कि जब तेज बॉल आती रहती है और उसे जितना ही जल्दी आप फास्ट पकड़ेंगे तो उसका जो है तो क्या होता है, उसमें गति ज़्यादा है, वेग ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, हाथ में चोट लगेगी। और जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा और दूर तक बॉल जाएगी, तो क्या हो जाएगा, उसका जो वेग है उसका बहुत कम हो जाएगा और उसमें जो है तो गति कम होगी, जिसके वजह से हाथ में चोट नहीं लगेगी। अर्थात गेंद के संवेग में परिवर्तन की दर अधिक होगी। इसीलिए कैच लपकने में अधिक बल लगाना होता है, जिससे हो सकता है कि खिलाड़ी की हथेली में चोट लग जाए। और ऊंची कूद वाले मैदान में खिलाड़ियों को कुशन या बालू पर कूदना होता है। ऐसा खिलाड़ियों के छलांग लगाने के बाद गिरने के समय को बढ़ाने के लिए किया जाता है, क्योंकि समय बढ़ेगा तो वेग कम होगा, जब वेग कम होगा तो उसमें परिवर्तन जो है तो कम होगा। इस स्थिति में संवेग में परिवर्तन की दर कम होती है, तो जिससे क्या होगा, उन्हें चोट कम लगेगी। सोचो कि कैसे कराटे का एक खिलाड़ी एक ही झटके में बर्फ की एक सिल्ली को तोड़ देता है। ये देखिए किस प्रकार से बॉल को जो है तो देखिए ये दिखाया गया कि ये सबसे पहले, फिर सेकंड में देखिए, फिर थर्ड में देखिए, जितना नीचे तक बॉल आई और फिर उसके बाद उसको लिया गया तो किस प्रकार से उसमें जो है तो क्या होता है, संवेग कम हो जाता है, इसलिए जो है तो उसको चोट कम आती है। क्रिकेट के खेल में कैच लपकने के लिए क्षेत्र रक्षक गेंद के साथ अपने हाथों को धीरे धीरे पीछे की ओर खींचता है। गति के द्वितीय नियम के गणितीय सूत्र समीकरण के उपयोग से गति के प्रथम नियम को गणितीय रूप से प्राप्त किया जा सकता है। समीकरण में F=ma, यानी कि बल का फार्मूला क्या है, F=ma है। या F=mv-u/t। देखिए जब त्वरण बोल देगा इसी में लिखाने के लिए तो क्या हो जाएगा, ma जो होता है एक जगह में आप क्या लिख सकते हैं, v-u/t, क्योंकि त्वरण का फार्मूला ही है कि a=v-u/t। तो एक जगह में क्या लिख देंगे, F=ma होता है। अगर सिंपल पूछेगा तो कौन सा फार्मूला लगेगा, F=ma। अगर उसमें त्वरण पूछ लेगा आपको तो F=mv-u/t लग जाएगा, या Ft=mv-mu लग जाएगा।
अर्थात जब f इजकल टू 0 तो किसी भी समय t पर v इजकल टू u। इसका अर्थ यह है कि किसी की वस्तु समान वेग u से चलती रहेगी। यदि u शून्य है तो v भी शून्य होगा, अर्थात वस्तु किस अवस्था में है, विरामावस्था में ही रहेगी। गाइज एक क्वेश्चन है आपके मोशन के भी सभी क्वेश्चन 6 एग्जाम्पल के 6 क्वेश्चन करा दी थी, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवा दी थी। एक क्वेश्चन अभी मोशन का बच्चा है जो 6.7 शायद है, उसको आज करा दूंगी। और बाकी सारे ये जो बल तथा गति के नियम है इनको भी एक एक क्वेश्चन करके आपके जो है तो शॉर्ट्स में डालती जाऊंगी। और बाकी जो है तो सबसे पहले थ्योरी कराऊंगी, बाद में सभी इसके जितने क्वेश्चन है सब करा दूंगी गाइज। लेकिन एक एक क्वेश्चन करके आप लोगों को उसमें डालते जाएंगे, जिससे क्या होगा आपको इजी तरीके से जो है तो सब बढ़ते जाएंगे। अब चलिए गति का तृतीय नियम पढ़ लेते हैं 8.5। आज ही नहीं तो एक क्वेश्चन इसका करा के और शॉर्ट्स में डाल दूंगी, ठीक है गाइज। और आप लोग पढ़िए ज़रूर, क्योंकि पढ़ाई ही सब कुछ है। बाद में इंसान चाहे जो भी करे सबसे पहले पढ़ाई करे, इसके बाद अपना जो भी लक्ष्य हो उसे हासिल करे, नहीं तो फिर तो काम है ही है जीवन में। 8.5 गति का क्या है तृतीय नियम। पहले दोनों गति के नियमों से हमें ज्ञात होता है कि कोई प्रयुक्त बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है। यानी कोई भी वस्तु है उसमें क्या करेगा, उसमें जो है तो गति में उसके जो अवस्था है उसमें क्या होगा, परिवर्तन, चेंज करेंगे। तथा इनमें हमें बल को मापने की विधि भी प्राप्त होती है। गति के तीसरे नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर लगाती है तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगाया जाता है। क्योंकि आप देखिए हैंड से हम किसी चीज़ को फोर्स करेंगे तो आप देखिए एक बल आपके हैंड में भी लगता है। ये दोनों बल परिणाम में सदैव समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। परिणाम में तो समान है लेकिन दिशा विपरीत है, क्योंकि अगर हम इधर से लगा रहे हैं किसी चीज़ में तो वो हमारे हैंड के विपरीत कार्य करेगा। तो दोनों क्या है, दिशा के विपरीत कार्य करेंगे। इसका तात्पर्य यह है कि बल सदैव युगल रूप में होते हैं। ये बल कभी एक वस्तु पर कार्य नहीं करते बल्कि दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। फुटबॉल के खेल में प्रायः हम गेंद को तेज गति से किक मारने के क्रम में विपक्षी टीम के खिलाड़ी से टकरा जाते हैं। इस क्रम में दोनों खिलाड़ी एक दूसरे पर बल लगाते हैं, अतएव दोनों ही खिलाड़ी चोटिल होते हैं। दूसरे शब्दों में किसी एकल बल का अस्तित्व नहीं होता, बल्कि ये सदैव युगल रूप में होते हैं। इन दोनों विरोधी बलों को क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल कहा जाता है। माना कि दोनों स्प्रिंग तुलाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं, जैसा कि चित्र 8.10 में दर्शाया गया है। तुला बी का स्थिर सिरा दीवार से जुड़ा है। जब तुला ए से मुक्त सिरे पर बल लगाया जाता है तब हम पाते हैं कि दोनों तुलाएं एक ही मान दर्शाती हैं, अर्थात तुला ए द्वारा तुला बी पर प्रयुक्त बल तुला बी के द्वारा तुला ए पर लगाए गए बल के परिणाम में समान है। यानी कि दोनों एक दूसरे की तरफ समान परिणाम में क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। परंतु इन दोनों बलों की दिशाएं परस्पर विपरीत हैं। इन दोनों बलों में से कोई एक बल क्रिया और दूसरा बल क्या है, प्रतिक्रिया कहलाता है। यानी कि हम अगर किसी वस्तु को हटाने के लिए उसमें क्रिया कर रहे हैं तो जो हमारे तरफ बल लगेगा दूसरा बल, तो उसे क्या बोलेंगे, प्रतिक्रिया बोलेंगे। अतः गति के तृतीय नियम को इस प्रकार भी व्यक्त किया जाता है, क्रिया प्रतिक्रिया बल से। किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके सामने किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यद्यपि यह अवश्य याद रखना चाहिए कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पर एक साथ कार्य करते हैं। यानी कि कोई वस्तु है अगर उसे हटाना है तो उसमें दोनों बल कार्य करेंगे, एक तो क्रिया जो अपन क्रिया करेंगे, एक उसके विपरीत जो वस्तु रखी है उसके विपरीत जो बल लगेगा वो क्या है, प्रतिक्रिया हो जाएगा। ये देखिए इसमें क्या है, ए और बी है, ये देखिए दोनों में स्प्रिंग है। अगर हम ए को इधर से खींचे और बी को इधर से खींचे तो क्या होगा, दोनों में क्रिया प्रतिक्रिया बल लगेगा और दोनों में सेम बल कार्य करेगा। ऐसा नहीं है कि एक में ज़्यादा करेगा एक में कम। जितना एक खींचने में लगाएंगे उतना बी अपने तरफ खींचने में लगाएंगे, अगर बी को खींचेंगे तो ए अपने तरफ खींचने में लगाएगा। इस प्रकार दोनों में क्या है, बराबर बल काम करेगा। यानी कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल, ये क्या, पहला जड़त्व का नियम हो गया, दूसरे से फार्मूला मिलता है बल का, और तीसरा क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया बल हो गया। तीनों गति के नियम आपके कंप्लीट हो गए गाइज।
क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल समान तथा विपरीत होते हैं। माना कि आप विश्राम की अवस्था में हैं और सड़क पर चलना प्रारंभ करते हैं। द्वितीय नियम के अनुसार इसके लिए एक बल की आवश्यकता होती है जो आपके शरीर में क्या करता है, त्वरण उत्पन्न करता है। यह कौन सा बल है? क्या यह पेशीय बल है जो आप सड़क पर लगाते हैं? क्या यह बल हम उसी दिशा में लगाते हैं जिस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं? नहीं। जैसे हम चलते हैं ना, तो हमारा जो जमीन है वो क्या करेगी, प्रतिक्रिया बल लगाएगी, जिससे क्या हमारा पैर आगे की ओर बढ़ेगा। नहीं, हम नीचे पृथ्वी की सतह को अपने पैरों से पीछे धकेलते हैं। यानी कि जो हम चलते हैं ना, तो आप देखिए ना, इस तरह से किस तरह पैर रखते हैं, तो इस तरह ऐसे ऐसे जैसे रखते जाते हैं, उससे क्या होता है, हम ना पैर तो आगे बढ़ाते हैं लेकिन पृथ्वी को क्या कर रहे हैं, पीछे की तरफ धकेलते हैं। मतलब पीछे ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी पीछे की तरफ खिसक रही हो। सड़क भी आपके पैर पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाता है, और सड़क भी जिस तरह से हम बल लगाते हैं जो पृथ्वी पर, उसी प्रकार से जो तो हमारे जो सड़क है हमारे पैर पर बल लगाता है। तो क्या हो गया, बल के विपरीत दिशा में कार्य, जिसके प्रभाव से आप जो है तो आगे बढ़ते हैं, जिसके प्रभाव से हम लोग जो है तो अपना पैर जो है तो आगे बढ़ाते हैं। यह जानना आवश्यक है कि यद्यपि क्रिया और प्रतिक्रिया बल मान में हमेशा समान होते हैं, फिर भी ये बल एक समान परिमाण के त्वरण उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। मतलब कि क्रिया प्रतिक्रिया बल तो सेम है, लेकिन फिर भी त्वरण जो है तो ये समान नहीं होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक बल अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं पर कार्य करते हैं। यानी कि जिसका जितना द्रव्यमान होगा उसी के अनुसार उसमें क्या होगा, क्रिया और प्रतिक्रिया बल लगेगा। अब देखिए क्या है, बंदूक से गोली छोड़ने की अवस्था में बंदूक द्वारा गोली पर आगे की ओर एक बल निरूपित होता है। गोली भी बंदूक पर एक समान वस्तु विपरीत दिशा में बल लगाती है। यानी कि जब बंदूक में जो गोली रहती है उसे छोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, हम पहले बल लगाते हैं गोली को छोड़ने के लिए, फिर गोली के विपरीत जो बल लगता है वो किस में लगता है, आप बंदूक पर लगता है। इससे बंदूक पीछे की ओर प्रक्षेपित होती है। यानी कि जो आगे की ओर एक बल तो लगता है क्रिया बल, जिससे गोली आ जाती है, जो गोली के विपरीत जो लगती है बल वो किस में लगता है, आपके बंदूक में लगता है। उससे क्या होती है, बंदूक पीछे की ओर हट जाती है, प्रक्षेपित होती है। चूंकि बंदूक का द्रव्यमान गोली के द्रव्यमान से बहुत अधिक होता है, जो क्योंकि गोली तो एक छोटा सा है, छोटी सी है, तो उसका द्रव्यमान कम होगा, और जो बंदूक है बड़ी होती है उसका क्या होगा, द्रव्यमान अधिक होगा। इसीलिए बंदूक का त्वरण गोली के त्वरण से काफ़ी कम होता है। बंदूक का जो त्वरण होता है तो गोली की त्वरण से क्या होता है, काफ़ी कम होता है, क्योंकि जो गोली होती है कम द्रव्यमान है तो उसमें त्वरण अधिक होगा। अब देखिए, एक नाविक द्वारा नाव से आगे की ओर कूदने की स्थिति में गति के तीसरे नियम को प्रदर्शित कर किया जा सकता है। ये तो सीटेट के मान लीजिए फेवरेट क्वेश्चन है कि जो एक नाविक में जो ये नाविक वाला कि नाविक द्वारा नाव को आगे की ओर कूदने में उसमें कौन सी जो है तो गति का कौन सा बल कार्य कर रहा है, तो ये आपका गति का तीसरा नियम जो है तो कार्य कर रहा है, प्रदर्शित किया जा सकता है। नाविक आगे की ओर कूदता है तो नाव पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल नाव को पीछे की ओर धकेलता है। ये देखिए, गोली पर लगने वाला त्वरित बल है। यहाँ पर क्या है, ये छोटा गोली का द्रव्यमान कम है। बंदूक पर आरोपित प्रक्षेपित बल, बंदूक इतना बड़ा है, अब जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा बल लगेगा, और जो ये कम द्रव्यमान का है तो उसमें क्या है, उस जो कम द्रव्यमान का है उसमें ज़्यादा बल लगेगा। मतलब क्योंकि उसमें क्या है, मतलब कम बल की आवश्यकता है, कम बल में ही क्या होगा, ज़्यादा फोर्स के साथ जो है तो गति कर देगा, लेकिन जो इसमें प्रतिक्रिया बल लगेगा वो कम लगेगा। गोली पर लगने वाला त्वरित बल तथा बंदूक पर प्रक्षेपण बल लगता है। नाविक के आगे की ओर कूदने की स्थिति में नाव पीछे की ओर गति करती है। ये देखिए, ये क्या है, ये आगे की ओर बढ़ता है, लेकिन जिस प्रकार से अपन है ना सड़क में चलते हैं तो क्रिया बल लगता है, अपन पैर पीछे की ओर हटाते हैं, और जो है तो पृथ्वी जो है तो रोड जो है तो अपने ऊपर एक बल लगाती है। उसी प्रकार ये नाविक के ऊपर भी ये कार्य कर रहा है, क्रिया प्रतिक्रिया बल। ये जब आगे की ओर बढ़ता है, इधर कूदता है, तो ये नाव पीछे की ओर चली जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रतिक्रिया बल लगता है। क्रियाकलाप 8.4 में देखिए कि दो बच्चों को पहिए वाली गाड़ी पर खड़ा होने को कहें, जैसा कि चित्र 8.13 में दर्शाया गया है। उन्हें बालू से भरा थैला या कोई भारी वस्तु दे दें। अब उन्हें थैले को लपकते हुए खेलने को कहें। क्या बालू के थैले को फेंकने के कारण उसमें से प्रत्येक तात्क्षणिक बल का अनुभव करते हैं?
आप गाड़ी के पहिए पर कोई सफ़ेद रेखा खींच दें ताकि जब वे दोनों बच्चे थैले को फेंकें तो गाड़ी की गति का अवलोकन किया जा सके कि इसमें कुछ चेंजेस हो रहा है कि नहीं। ज़रूर होगा, क्योंकि इसमें जो ये भारी वस्तु लेके जब इस पर क्रिया और प्रतिक्रिया होगा तो आगे पीछे तो गाड़ी बढ़ेगी। अब दो बच्चों को किसी एक गाड़ी पर खड़ा कर दें। ये देखिए किस प्रकार से गाड़ी पर इन दो बच्चों खड़े हुए हैं, खड़ा कर दें तथा एक अन्य बच्चे को दूसरी गाड़ी पर। आप यहाँ गति के द्वितीय नियम को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है तो क्या होगा, इसमें चेंज होगा। जब इसके गति में चेंज होगा तो क्या होगा, इसमें गति के द्वितीय नियम कार्य करेगा, क्योंकि इस अवस्था में यह बल अलग अलग त्वरण उत्पन्न करेगा। अब त्वरण किस नियम में है, आपका द्वितीय नियम में है। जो गति का द्वितीय नियम है उसमें क्या बताया गया है, त्वरण बताया गया है कि जो F=mv/u-v/t। इस क्रिया में दिखाई गई गाड़ी जो है तो 50 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर आकार के 12 मिलीमीटर या 18 मिलीमीटर मोटे प्लाईबोर्ड में 2 जोड़े पहिए लगाकर बनाई जा सकती हैं। स्केट बोर्ड प्रभावी नहीं होगा क्योंकि इसका सीधी रेखा में गति करना कठिन है। आपने क्या सीखा, अब देखिए आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका। अब अपन देखें कि जो इसका सार है वो क्या है। गति का प्रथम नियम, वस्तु अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई असंतुलित कार्य न करे। जो अपन सबसे पहले देखे थे किस प्रकार से उनमें गति किया जाता है। जो बॉक्स को क्या कर रहे थे, दो बच्चे मिलकर इधर से बल लगा रहे थे, फिर उधर से फिर किस प्रकार से वस्तु आगे की ओर बढ़ती है। वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं, जड़त्व कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। इसका एसआई मात्रक क्या है, किलोग्राम है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है। जो घर्षण बल है वो क्या है, वस्तु जो है उसका जो क्या करेगा, प्रतिरोध करेगा। गति का द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपातिक एवं बल की दिशा में होती है। यानी कि गति का दूसरा नियम क्या कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर जो है वस्तु पर जो आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती एवं बल की दिशा में होती हैं। यानी कि जो कोई वस्तु है और उसमें जो बल लगाया जाता है, आरोपित किया जाता है, तो क्या है, संतुलित बल के क्या होती है, समानुपाती होती है। बल का एसआई मात्रक जो है तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। गाइज ये बार बार बोल रहे हैं, जो एसआई मात्रक है इनके ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा। इसे न्यूटन के नाम से भी जाना जाता है तथा प्रतीक क्या है इसका, एन, कैपिटल एन द्वारा व्यक्त किया जाता है। 1 न्यूटन का बल किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। यानी कि 1 न्यूटन का बल लगाएंगे तो 1 किलोग्राम का जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में कितना त्वरण उत्पन्न होगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करेगा। वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल होता है। वस्तु का संवेग जो है तो उसके द्रव्यमान एवं वेग का क्या है, गुणनफल होता है तथा इसकी दिशा वही होती है जो वस्तु के वेग की होती है। इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। यानी कि क्या बोल रहा है कि वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल होता है। संवेग क्या है, P=mv है ना, तो क्या m क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया, v क्या है, वेग हो गया। तो P=mv जो है तो क्या है, संवेग है। इसको भी नोट कर लीजिएगा, फार्मूला संवेग का क्या है, P=mv होता है। बल का F=ma होता है। और अगर त्वरण पूछे तो v-u होता है अपन t होता है। F=m v-u/t हो जाएगा अगर त्वरण पूछेगा। तो इसकी एसआई मात्रक क्या है आपका संवेग का, किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। त्वरण पूछेगा तो स्क्वायर हो जाएगा। गति का तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती हैं। ये दो भिन्न वस्तुओं पर कार्य करती हैं। गति का तृतीय नियम है तो क्रिया प्रतिक्रिया बल होता है और दोनों जो होते एक दूसरे का विपरीत कार्य करती हैं और इसमें दो वस्तुएं होती हैं। गाइज अब ये आपके क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आपको कल से स्टार्ट कराते हैं, ठीक है। और आपके देखिए ये वाले जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल वाले, एक बार आपको दिखा देते हैं।
इनको सब एक एक करके क्वेश्चन हम सोच रहे हैं इनको शॉर्ट्स में डालेंगे तो क्या आपका यूनिट भी कंप्लीट होता जाएगा और आपको डिस्टर्ब भी नहीं होगा और ये भी कंप्लीट हो जाएंगे। ये देखिए 8.1 जो है तो पहला है क्वेश्चन इसमें एग्जाम्पल का, ठीक है ना। फिर इसके बाद 8.2 है, फिर क्या है 8.3 है, 8.4 है, 8.5 है, इतने नहीं है ना, हाँ 5 क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम्पल के। ये सभी पाँचों क्वेश्चन आपके शॉर्ट्स में कराऊंगी। और गाइज हमारा एक और नया चैनल है, आप लोग उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज, NCERT साइंस लर्निंग है और उसे भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज, क्योंकि सोच रहे हैं कि इसमें थोड़ा सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं इसलिए जो है तो उसी में वीडियो डाला करूँगी गाइज। अभी इसमें भी डाल रहे हैं क्योंकि जो लोग ये चैनल जानते हैं तो वो लोग तभी इसी से पढ़ाई कर रहे हैं। धीरे धीरे जब उसको भी जान जाएंगे तो इसमें क्लोज करके और उसमें NCERT जो है आपके साइंस लर्निंग में वीडियो डालने लगूंगी। आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगती है, हमारे क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा। जो आपका क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, आप लोग हमें जो तो क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको क्या पढ़ना है, जो भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू सो मच गाइज।